स्टार्ट करते सेकेंड वीडियो। प्रकाश के परावर्तन का यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। चलते हैं। परावर्तित किरणें भी हो गया था। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब यहाँ पे चलेगा। देखते हैं अवतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। तो इसमें पहले ये कृति की गई है। कृति मोमबत्ती पर कांच चिमनी के समाविष्ट करने पर ली गई डिब्बे एक भुजा पर तीर के आकार की चीरा रखी है। डिब्बे में मोमबत्ती रखने के पश्चात तीराकृति प्रकाश स्रोत प्राप्त होता है। मतलब जैसा रखेंगे, अगर उस पर मोमबत्ती का वैसा प्रकाश पड़ेगा तो उसके अपोजिट साइड जैसा सामान रखा है वैसा ही प्रकाश पड़ता है ना। वो आपने देखा ही होगा कभी ना कभी की वो परछाई पड़ती है, परछाई दिखाई देती है वो। यहाँ पे देखो ये ऐसा तीराकृत रखा हुआ है ना, इसी की बात हो रही। ये उसके बाद 20 गुणे 13 सेंटीमीटर आकार वाले गत्ते पर सफ़ेद कागज़ चिपका कर गत्ते की लकड़ी के गुटके पर खड़ा करके पर्दा तैयार कीजिए और गत्ते पर एक डिब्बा लेकर उसके ऊपर के पृष्ठभाग पर चीरा बनाइए और उसके अवतल दर्पण खोजकर खड़ा कीजिए। खिड़की के पास पर्दा रखकर सामने अवतल दर्पण रखिए। अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य का यह खिड़की के बाह्य दूरदृष्टि सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर मिलेगा। इस प्रकार उसकी जगह निश्चित कीजिए कि पर्दे दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और दूरी को अवतल दर्पण का नाभ्यांतर है। मतलब जो पर्दे और उसकी दूरी है वो नाभ्यांतर है। ये सब तो आपको समझा ही होगा क्योंकि इसी लैंग्वेज है। जब भी गत्ता हम लोग ने ऐसा रखा, ये गत्ता हो गया, ये गत्ता हो गया, ये मीटर का पट्टा हो गया, अवतल दर्पण इधर पे लगा दिया, ये अवतल दर्पण है अपना। और जब भी इस पे जब पर्दे के सामने अवतल दर्पण रखा और सूर्य की किरण उस पर पड़ी तो उससे जो दर्पण जो प्रतिबिंब निर्माण हुआ और उससे जो दूरी थी उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का नाभ्यांतर। आकृति में दिखाए अनुसार सामग्री की रचना अंधेरे कमरे में कीजिए। और जैसा ये दिखा रहा है वैसा ही आप कीजिए अंधेरे कमरे में, तो आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मेन तो इधर से इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं अपन, जो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है। अब प्रकाश के स्रोत को अवतल दर्पण से दूर सरकाइए। ऐसा करते समय दर्पण के स्रोत के बीच की दूरी अवतल दर्पण के नाभ्यांतर की दुगने से अधिक होगी। स्रोत की दूरी मतलब जो रखा हुआ है, मतलब ये सामान, इसकी दूरी और अवतल दर्पण के नाभ्यांतर की दूरी दुगने के बराबर होगी, मतलब डबल होगा। पर्दा अवतल दर्पण की ओर सरकाने पर उस प्रकाश स्रोत सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। प्रतिबिंब उल्टा, मूल स्रोत से छोटा और वास्तविक होगा। और मतलब काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक होगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा। पर मूल जो मेरा जो सामान है मतलब जो ये रखा हुआ है इससे छोटा होगा और उल्टा होगा। सीधा है ना, उल्टा हो जाएगा। चलते हैं आगे। टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज ये आकृति के बारे में बताया हुआ है, तो आकृति देख के आपको पता चलेगा। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही सब है। ठीक है, अवतल दर्पण के सम्मुख किसी भी वस्तु के नाभ्य तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उस प्रतिबिंब के वक्रता केंद्र से प्राप्त होता है यह प्रतिबिंब उल्टा, मूल वस्तु की तुलना में बड़ा। अवतल दर्पण सम्मुख किसी वस्तु को नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, देखो ये दर्पण हो गया अपना, एक सेकेंड, ये दर्पण हो गया अपना, ये नाभि रहता है जिसको F से इंडिकेट करते हैं, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ऐसे ऐसे दिखाते हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो कहाँ से जाना चाहिए, देखो क्या लिखा है, अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु नाभि और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, मतलब यहाँ पे रखा जाए। ठीक है,
रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के परे प्राप्त होता है। मतलब ये जो केंद्र है ये इसके परे मतलब आगे प्राप्त होगा प्रतिबिंब। यहाँ से जब इसका ऐसा लाइट पड़ेगा तो जो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वक्रता केंद्र के परे प्राप्त होगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं। यह प्रतिबिंब उल्टा मूल वस्तु से बड़ा, यह प्रतिबिंब उल्टा मूल वस्तु से बड़ा और परावर्तन किरण एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है और पर्दे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अभी देखो ये जब ये आगे और मैं बढ़ाऊंगी तो ये जो प्रतिबिंब है, देखो मूल वस्तु ना हमेशा हम लोग 1 सेंटीमीटर का लेंगे, देन जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसका एक एग्जैक्ट माप होगा ना। तो ये देखो ऐसा ये जो इधर वाला प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ है बिकॉज बिना पेंसिल और उसके बनाया हुआ है, आपका एग्जैक्ट बनेगा। आगे चलते हैं। ये कौन सा प्रतिबिंब रहेगा? वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। काल्पनिक रहेगा, जो काल्पनिक था वो पर्दे के पीछे बनता है, अदरवाइज दर्पण के आगे बनता है, आभासी नहीं होता है। आभासी मतलब दिखेगा ही नहीं आपको उतना। चलते हैं आगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा मूल वस्तु की तुलना में आकार में बड़ा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा रहता है, मूल वस्तु की तुलना आकार में बड़ा होता है। यह परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है परंतु दर्पण के पीछे एकत्र आती हुई प्रतीत होती है, अतः प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। ये आभासी वाला इसका बात हो रहा है कि दर्पण के पीछे बनता है, पहले तो सीधा रहता है, उल्टा नहीं होता है, सीधा रहता है, मूल वस्तु की तुलना में आकार में बड़ा होता है। मतलब जितना मेरा अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर का है सो वो 1.5 सेंटीमीटर या 2 ऐसा जाएगा। ठीक है, तथा परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है परंतु दर्पण के पीछे एकत्र आती हुई प्रतीत होती है, अतः प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे आता हुआ दिखता है कि जैसे ये सारी जो इधर से जाके लाइट जा रही है ना, वो जाके दर्पण के पीछे इधर पे इकट्ठा हो रही है, तो उससे वो आभासी किरण आभासी होती है क्योंकि वो दिखती नहीं है उसकी परछाई, पर उसको ऐसा मानते हैं, आभास करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको आभासी बोलते हैं, अदरवाइज नहीं। ये सब की हम लोग अभी रचना करेंगे। पहले पूरा थियरी कर लेते हैं, फिर मैं इसका पूरा रचना करके दिखाऊंगी इसको कैसे बनाना है और कैसे आपको पता चलेगा सही जा रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि आपको आएगा पर ना ये आपको इतना ही दिया रहेगा, पेपर में आएगा इसमें से 2 आते हैं तो बस इतना ही दिया रहेगा। ध्रुव और नाभि के मध्य बनाओ, तो आपको ये प्रतिबिंब का स्थान, आभासी, सीधा, ये सब आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं आपको इसको अच्छे से वर्किंग करके दिखाऊंगी। पहले चैप्टर का बेस क्लियर कर लेते हैं, चैप्टर पढ़ के ख़त्म करते, देन अपन ये सारा करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, ध्रुव तथा नाभि के मध्य, नाभि पर वक्रता केंद्र और नाभि के बीच वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे और वक्रता केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर रखे जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आगे दी गई तालिका से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वक्रता, इसमें देखो पहला ध्रुव और नाभि के बीच में, ये ध्रुव होता है, ये नाभि होता है, पहले इसके बीच में रखा, उसके बाद नाभि पर मतलब F पे रखा, फिर वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य मतलब यहाँ पे, फिर वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे मतलब यहाँ पर, वक्रता केंद्र से बहुत दूर तो यहाँ पर रख देती हूँ, या फिर नहीं रखते तो ऐसे सीधे सीधे लाइन दिखाते हैं बस। ठीक है, चलो ये सारी मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी, भी आगे चलते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण, वो सारा अवतल दर्पण के बारे में था, अब यहाँ पे उत्तल दर्पण का आएगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, चलते। आकृति 11.12 में MN उत्तल लेंस AB के सम्मुख वस्तु A रखी गई, ये वस्तु A रखी गई,
एम एन के सम्मुख ये एम एन है, ये एम एन है, इसके सम्मुख ए रखी गई और उसके बाद वस्तु के बीच ए से निकलने वाली सम्मुख वाली और सम्मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण ए क्यू रेखा से जबकि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण ए आर रेखा को दर्शाती है। ए क्यू मतलब जो यहाँ से ये किरण है जो इधर पे गई ए क्यू, तो वो ए आर को दर्शाती है। ए आर हाँ, आगे मतलब यहाँ पे जो जाके इधर पे लगा ना वो ए आर हो गया और ये क्यू रेखा थी। आकृति द्वारा यह स्पष्ट होता है इन दोनों किरणों के परावर्तन कैसे होते हैं और वस्तु ए डैश बी प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। इस प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से छोटा, ये अपना प्रतिबिंब था, यहाँ से वो गया मतलब ये जो सामान था ये समझो मोमबत्ती थी, यहाँ से गई मोमबत्ती की ज्वाला, यहाँ पे टकराई, यहाँ से परिवर्तित होके वापस चली गई और उसके पीछे वस्तु का निर्माण हुआ, मतलब क्या कहते हैं प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, वस्तु का नहीं प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, जो कि ए बी से आकार में छोटी है और सीधी है, बिल्कुल जैसी ए बी है वैसे ये भी है, पर वस्तु से छोटी है और आभासी है, क्योंकि मिरर के पीछे जो भी बनेगा वो आभासी होगा, मिरर के आगे बनेगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, चलते आगे। उत्तल दर्पण से परावर्तित हुई किरण एक दूसरे को वास्तविक रूप में प्रतिच्छेदित नहीं करती, परंतु दर्पण के पीछे एकत्र आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। ये तो बताइए ना, आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब के स्वरूप वस्तु से छोटे आकार में होते हैं तथा दर्पण के पीछे निर्माण होते हैं। वस्तु से छोटे आकार में और दर्पण के पीछे निर्माण होते हैं। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आप बनाओगे ना, पहला जो वो रहता है कि अपने को वस्तु कहाँ पे रखनी है वो बताएगा बस। अगर उसको हम लोग बराबर से अगर समझ जाए ना तो ये उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण का तो शायद 3 ही होगा। अवतल दर्पण का बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि बस जैसा उसने बोला वैसा कर दो और फिर वो आपको प्रतिबिंब ऑटोमेटिक बना के देगा, आपको कुछ कट कुट करके बनाना नहीं है। ठीक है, बस एक बार समझो, सब समझ का ही खेल है। प्रकाश का अपसरण और अभिसरण, अपसरण एंड अभिसरण। पहले अपसरण क्या होता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के उपरांत एक ही बिंदु पर अपसरित हो जाती हैं। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि वो एक ही दर्पण पे आके अभिसरित हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की दर्पण से दूरी के अनुसार मूल वस्तु बड़ा या छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब अगर मूल वस्तु जो है उससे जितनी दूरी रहेगी उसके हिसाब से उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलते हैं आगे। ये अभिसारी दर्पण का मैंने किया नहीं है, एक सेकेंड। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित होने के उपरांत अभिसारी होती है, इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के मूल आकार से छोटे प्रतिबिंब निर्माण होते हैं। हाँ, उत्तल दर्पण का देखा ना हम लोग ने, ये उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण। उसी साइड में मतलब अगर पीछे साइड लेप लगा दिया, जो वक्र साइड है उधर लेड ऑक्साइड लगा दिया तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और अंदर साइड वो लगा दिया तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, चलो ये ज़रूरी है, ये याद रखना।
गोली दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? आप कैसे पहचानेंगे गोली दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? दाढ़ी करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष दर्पण अवतल दर्पण होते हैं, वो अवतल दर्पण होता है। इस दर्पण में चेहरे के पास पकड़ने पर दर्पण में चेहरा सीधा और बड़ा प्रतीत होता है, बड़ा प्रतिबिंब आता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब आता है? सीधा और बड़ा प्रतिबिंब आता है। और इस दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब उल्टा और छोटा प्रतीत होता है। अगर चेहरे से दूर लेके गया तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा और छोटा दिखेगा। ये हो गया अपना अवतल दर्पण का। ठीक है, दोनों अलग अलग है, देखते जाओ। ये उत्तल दर्पण की बात है, ये अवतल दर्पण। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। देखो मैंने लिख दिया, ये अवतल दर्पण के बारे में बात हुई, उत्तल दर्पण के बारे में बात हुई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इजीली, बिकॉज अच्छा पॉइंट है और अपने को बीच में से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप लोग भी ट्राई करना उसको करने का। उसको टिक कर देती हूँ, पहले पढ़ना है। मोटर और मोटरसाइकिल पर दर्पण उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में देखने पर चेहरे का प्रतिबिंब सीधा परंतु छोटा प्राप्त होता है। दर्पण से दूर जाने पर प्रतिबिंब छोटा होते जाता है परंतु वह सीधा ही रहता है। इस कारण आसपास तथा अन्य वस्तुओं को भी दर्पण में दिखने लगता है, अर्थात दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब के रूप के आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि दर्पण अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण। समझे? अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर पास में लाओ तो चेहरा बड़ा और सीधा दिखता है, बट अगर दूर लेके जाओ तो चेहरा उल्टा और छोटा दिखाई देता है। पर उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कितना भी दूर लेके जाओ चेहरा छोटा दिखाई देता है परंतु क्लियर दिखाई देता है, मतलब सीधा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे हम लोग अंतर पता कर सकते हैं। तो मोटरसाइकिल में किसका यूज़ होता है? उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? केस कर्तनालय, ऐसा कुछ लिख के आएगा आपको। ठीक है, तो आश्चर्यचकित मत हो ना कि ये क्या है, नया टर्म कुछ आ गया है। नहीं, नया नहीं है, वो हिंदी का वर्ड है। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब उस वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि आंखों के लेंस द्वारा प्राप्त होने वाला प्रकाश का प्रतिबिंब अभिसारी होकर वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रपटल पर निर्माण करता है। इससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अभिसारित होकर निर्माण होने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अभी हम किसी भी सामान को कैसे देख पाते हैं, जब प्रकाश की किरणें, वो जो हमारा ब्लैक कलर का आँख का पोर्शन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वो लेंस होता है, लेंस जैसा होता है। तो उसके ऊपर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती है और एक जगह पे इकट्ठा होती है नेत्रपटल पर, तो उसके बाद प्रकाश की किरणें जाके उस वस्तु पे ऐसे जैसे इधर पे कैसा जाके ऐसे हुआ है, तो ऐसे अपनी आँखों पे भी ऐसा ही होता है। ये जो अपनी आँख होती है यहाँ पे ऐसे पड़ता है और जो वस्तु हम देख रहे हैं उसके ऊपर से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। तो जो उसके बाद जो प्रतिबिंब यहाँ पे निर्माण होता है ना, मतलब जो चीज़ हम देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मतलब जैसे का तैसा, कभी कभी आकार में छोटा, क्योंकि अगर हम दूर से देखते हैं तो देखो इंसान छोटे दिखाई देते हैं ना, और अगर ऊपर कोई फ्लैट से नीचे अगर देखोगे तो नीचे के लोग भी बहुत छोटे छोटे और गाड़ियाँ, व्हीकल्स बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है, चलते आगे। समझा ना वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर निर्माण किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण द्वारा मतलब जो अपना इमेज है ना, वो मिरर है, उसमें से जो प्राप्त होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। यह प्रतिबिंब एक ही बिंदु के पास प्राप्त होती है जहाँ से परावर्तित किरण के अपसरित होने का आभास होता है।
मतलब कि ये बहुत दूर तक नहीं होती। जैसे अभी अपने आईने में हम देख रहे हैं तभी तक हमको दिखाई देता है ना, आईने से बहुत ज़्यादा दूर गए तो जो जैसा रहता है वैसा ही दिखाई देता है, दूर गए तो छोटा दिखाई देगा, पास आए तो बड़ा दिखाई दिया। तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वो आभासी प्रतिबिंब रहता है। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर एकत्रित होती है तब प्रकाश की किरणों को अपसरण होता है। हम जब प्रकाश एक बिंदु से एकत्र लाना होता है तो अभिसरण प्रकाश पुंज का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रकाश पुंज का उपयोग करके डॉक्टर दांत, कान, नाक इत्यादि का प्रकाश एकाग्र करते हैं। अपसरित प्रकाश का उपयोग सौर उपकरणों में भी किया जाता है। अपसरित प्रकाश मतलब एक फैला हुआ प्रकाश का किरण, उसका उपयोग करके सौर पैनल लगाते हैं ना, तो उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और उसकी वजह से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग एक लाइट लिए रहते हैं ना, स्पेशल सी एक लाइट होती है जो एक साथ प्रकाश फोकस करता है। लाइट को कान का टेस्ट करते हैं, नाक का टेस्ट करते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं उसके बारे में। जब एक बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तित होकर एक दूसरे से दूर फैलती है तब प्रकाश का अपसरण होता है। जिस समय हम स्रोत से आने वाली प्रकाश का फैलना अपेक्षित होता है उस समय अपसरण प्रकाश पुंज का उपयोग किया जाता है। उदाहरण रास्ते का बल्ब और टेबल लैंप। जब हम लोग को चाहिए होता है कि प्रकाश जो लाइट है वो थोड़ा दूर तक फैले तब किसका उपयोग किया जाता है? अपसरित प्रकाश पुंज का। और जब चाहिए कि एकत्र आए तो किसका यूज किया जाता है? अपसरित प्रकाश पुंज का उपयोग किया जाता है प्रकाश पुंज। ठीक है, दोनों में यूज किया जाता है। लाइट को बहुत ज़्यादा फोकस लाने के लिए, मतलब एक ही जगह पे दिखे ऐसा। और टॉर्च का लाइट कैसे होता है? फोकस होता है ना, सामने का सब कुछ दिखता है। और जो स्ट्रीट लैंप होता है या फिर जो अपने घर की ट्यूब लाइट होती है वो क्या होता है? वो पूरे घर में फैल जाती है ना, वही बात है। चलते आगे नेक्स्ट। अवतल दर्पण के गुणधर्म और उपयोग। केस कर्तनालय, ये इम्पोर्टेंट है। डब्बे सारे पढ़ के जाया करो कम से कम, डब्बे तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है कभी भी, क्योंकि डब्बों में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो अभी तक हम लोग ने वहाँ पे पढ़ा ना, उसका एक शॉर्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है। केस कर्तनालय और दांत के दवाखानों में दर्पण से ध्रुव तथा नाभि के बीच में वस्तु रखने पर वस्तु सीधा और आभासी तथा और अधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बैटरी तथा वाहन के हेडलाइट प्रकाश स्रोत की नाभि के पास रखने पर प्रकाश समांतर पुंज प्राप्त होता है। फ्लड लाइट मतलब जो रास्ते पे लगा होता है, तीव्र प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। विविध तथा सौर उपकरण अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य किरण नाभीय प्रतल में एकत्रित होता है। मतलब सौर ऊर्जा पे क्या होता है? सौर पैनल पे प्रकाश की किरणें आती हैं और वह एक नाभि पे एकत्रित होती हैं। जगह जगह पे उसमें ऐसे होल की तरह होता है ना, उसमें जाके एकत्रित होती है, फिर उसका उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उत्तल दर्पण के गुणधर्म और उपयोग। गाड़ी के दाएं तथा बाएं ओर लगाए जाने वाले दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। बड़े उत्तल दर्पण द्वार पर चौराहे में लगाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग इधर ही, अवतल दर्पण का उपयोग और गुणधर्म ये 3 कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुवों को मूल बिंदु माना जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति से एक्स अक्ष लिया जाता है। ये एक्स अक्ष लिया है। और उसके बाद बिंदु P मूल बिंदु, और ये साइड होता है वो ऋणात्मक होता है, बाई ओर ऋणात्मक, दाई ओर धनात्मक, और
ऊर्ध्वर दूरी धनात्मक और अधो दूरी मतलब नीचे वाला ऋणात्मक होता है और ऊपर का जो होता है वो धनात्मक होता है। और अभी देखते हैं इसमें ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, जो ध्रुव है उसे ही मूल बिंदु माना जाएगा। आगे चलते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण की बाईं ओर मतलब इस साइड रखा जाएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां, समांतर मतलब ऐसे सीधी लाइन जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, उसको दर्पण के ध्रुव से ही मापा जाएगा। मूल बिंदु के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। दाईं ओर जो भी प्रतिबिंब रहेगा वो धनात्मक होगा और बाईं ओर जो भी दूरियां रहेंगी वो ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु की बाईं ओर नापी गई सभी, हो गया ये तो। मुख्य अक्ष से लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां ऊर्ध्वाधर दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां अधो दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के नाभ्यंतर ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के नाभ्यंतर धनात्मक होते हैं। उत्तल दर्पण, इस साइड वाले दर्पण की बात की गई तो उत्तल, और उल्टा साइड वाले दर्पण की बात की गई तो अवतल। तो अवतल दर्पण की नाभ्यंतर ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की नाभ्यंतर धनात्मक होता है। तो ये पूरा बॉक्स दोनों एट इट इज़ पढ़ लेना और इसको याद भी कर लेना, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी अभी के लिए नहीं बट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना बिल्कुल। जब हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियों को नापते हैं तब वस्तुओं की दूरी प्रतिबिंब की दूरी नाभ्यंतर से उचित मान प्राप्त होता है। वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब के ध्रुव से दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और नाभ्यंतर के बीच संबंध को दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है। U मतलब वस्तु दूरी, ये U जो है वो वस्तु दूरी दिखाता है, U मतलब वस्तु दूरी, V मतलब प्रतिबिंब दूरी और ये नाभ्यंतर, F मतलब नाभ्यंतर। ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बराबर आएगा नाभ्यंतर के, तो इसे बोलता है प्रतिबिंब का उसका सूत्र। किसका सूत्र? दर्पण का सूत्र। ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले अवधर्न, गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले अवधर्न की प्रतिबिंब की ऊंचाई h तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, वस्तु की ऊंचाई h1 होने पर अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। उसके द्वारा दर्शाया जाता है वस्तु के आकार की तुलना में संबंधित प्रतिबिंब कितने गुना होगा। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h2/h1। इसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि m बराबर -v/u। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर रखी जाने के कारण वस्तु की ऊंचाई धनात्मक मानी जाती है। हमेशा मुख्य अक्ष पर रखते इसलिए उसकी वस्तु क्या होगी, वस्तु की वो होगी धनात्मक, और प्रतिबिंब आभासी होने के कारण उसकी ऊंचाई ऋणात्मक होती है। अभी देखो ये रहा, यहाँ पे रखा जाता है वस्तु हमेशा, तो ये धनात्मक होगा ये साइड, और ये साइड जो है वो ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उसकी ऊंचाई ऋणात्मक होती है और कार्तीय परिपाटी के अनुसार बाईं ओर रखा जाता है, इसके कारण वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी पे गया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उसको 1 से 2 बार रीड करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। वीडियो 1 से 2 बार रिपीट करके स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख सकते हो आराम से, पर हाँ एग्ज़ाम के 2 दिन पहले नहीं देखना है। एग्ज़ाम के
1 महीने पहले से देख के उसको क्लियर करके हटा दो। एग्ज़ाम के 1 वीक पहले या 2 वीक पहले खुद की रीडिंग पे विश्वास रखो, खुद पढ़ो, किसी के भरोसे मत रहो, खुद पढ़ो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी ये उदाहरण करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो आकृतियाँ बनानी है वो भी बनाते हैं। काफ़ी इजी रहेगा, मैं आपको एक बार सिखा दूँगी। अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो वापस से सेम बना दूँगी, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, कुछ डाउट आ रहा है फिर भी कमेंट करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सपोर्ट चाहिए अभी थोड़ा ज़्यादा।